Hello everyone, once again Vidyas Career Institute welcomes you all. I hope you all are doing very well. तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइट ए काइंड ऑफ एनर्जी, है ना, जो कि हमारे लिए चैप्टर में डिस्क्रिप्शंस रहेगा किस चीज को लेकर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को लेकर। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को सारी चीजें अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी, आप घर पर बैठकर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं उनको जाकर एक बार वीडियो को सारी चीज़ें अच्छे से देख लें। जो नए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शंस में सारी वीडियोस की, लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी। हम लोग कवर कर रहे हैं 10th साइंस सब्जेक्ट से सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और सबसे खास बात ये कि अब बोर्ड एग्जाम में हमारे पास में ज़्यादा समय ही नहीं है। फेब में आपके लोगों के एग्जाम शुरू हो गए, यानी ऑलमोस्ट हमारे पास में 2 महीने बाकी हैं। तो जल्द से जल्द जितना ज़्यादा हो सके हम लोग अब पूरा फोकस 100% फोकस करने के लिए रेडी हो जाएं। 100% हम फोकस पढ़ाई पर करें। तो चलें, विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम शुरू करते हैं आज के हमारे चैप्टर को, जिसमें कि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं हम लोग। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब देखें, दोनों चीजें हैं हमारे पास में। रिफ्लेक्शन के लिए भी बात कर रहे हैं, दूसरा रिफ्रैक्शन के लिए भी बात कर रहे हैं। तो लाइट में हमारे पास में यहाँ पर बात करते हैं रिफ्लेक्शन को लेकर और रिफ्रैक्शन को लेकर। दो तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही है। रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे और रिफ्रैक्शन किसको बोलेंगे, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ही यही बन रहा है कि स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पहले हम समझ लें। सपोज कोई सा लाइट है, सनलाइट, हमने कह दिया कि सनलाइट है और वो फॉल हो रहा है किसी सरफेस पर, और उस सरफेस पर टकराने के बाद में वो रिटर्न हो गया। तो आप देखें, एक तरफ आने वाला लाइट रे है, दूसरी तरफ जाने वाली लाइट रे है ना। ये सब क्या हमारे लिए हम बोल रहे हैं, रे है। तो एक तरफ आने वाली जिसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट, क्या है, इंसिडेंट। और जाने वाली जो हो रही है वो इमर्जेंट, हम बोल रहे हैं कि भैया वो हमारे लिए क्या हो गई, वहां से इमर्ज हो गई, जिसको हम बोल सकते हैं इमर्जेंट ना बोलते हम यहाँ पर बोले कि रिफ्लेक्टेड, तो ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए, कि दूसरी हो गई हमारे लिए रिफ्लेक्टेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड, इमर्जेंट हम प्रिज्म के उसमें यूज करते हैं। तो एक तरफ आने वाली हो गई वो इंसिडेंट रे हो गई, और दूसरी तरफ जाने वाली हो गई वो रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो अब समझें कि सनलाइट जो आया था वो किसी सरफेस से टकराया, और उस सरफेस से टकराने के बाद में सेम मीडियम में रिटर्न हो गया, सेम मीडियम में रिटर्न हो गया। मतलब सपोज वो एयर से आया था और एयर में ही रिटर्न निकल गया, वापस से चले गया। तो जब हमारे पास में इंसिडेंट एज वेल एज द रिफ्लेक्टेड दोनों ही रेस सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, सेम मीडियम में, तो वो हमारे लिए कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हमारे लिए समझ में आना चाहिए कि जब दो रेस, एक इंसिडेंट है दूसरी रिफ्लेक्टेड है, और दोनों ही सेम मीडियम में है, तो वहां पर हम बोल रहे हैं क्या, कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम डिफरेंट मीडियम के लिए बात करें कि अगर सनलाइट आ रहा है, अब वो आया सनलाइट, फॉल हुआ किसी सरफेस पर, अब उस सरफेस से रिटर्न न जाते उस सरफेस में इंटर हो गया। मतलब इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस दोनों ही हमारे लिए दो अलग अलग मीडियम में हो सकता है। हमने यहाँ पर ग्लास ले रखा हो या वाटर ले रखा हो, कोई सा दूसरा मीडियम हमारे लिए चेंज हो सकता है। फर्स्ट मीडियम हमारे लिए एयर था, तो आने वाला जो लाइट था जिसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रेस, जाने वाले लाइट जो कि जिसमें ग्लास हम कंसिडर कर रहे हैं कि ग्लास में ट्रेवल कर रहा है, आप वाटर भी ले सकते हैं, दो अलग अलग मीडियम में है, दोनों ही डिफरेंट टाइप ऑफ द रेस डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल कर रही है। इंसिडेंट रेस कहाँ है, एयर में है, और रिफ्लेक्टेड जो जाने वाली रेस है वो कहां पर हमारे लिए, ग्लास में। तो डिफरेंट मीडियम, वेन एवर द मीडियम इज चेंजेस, तो ये हमारे लिए कहलाएगा रिफ्रैक्शन। क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। तो ये चीज ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो जब भी आप चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन समझे तो मतलब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक ही मीडियम पर बात कर रहे हैं। जब रिफ्रैक्शन की बात कर दी जाए तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दो अलग अलग मीडियम पर यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहला मीडियम हम पहली बात कर रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्शन को लेकर के। रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है, व्हाट आर द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो बड़ा सिंपल सा है कि इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट्स इंसिडेंट्स ऑल इन द सेम प्लेन,
मतलब ये कहा जाए कि अगर कोई सा प्लेन है हमारे पास में, कोई सी सरफेस है, मैंने उस सरफेस पर हमने कह दिया कि एक लाइट आया, इंसिडेंट हुआ, और उस दूसरा लाइट हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड हुआ। तो अभी मैंने आपको इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड समझाया कि क्या होगा, आने वाला लाइट और जाने वाला लाइट सेम मीडियम में। अब यहां से हमने क्या करा, यहां से एक नॉर्मल ले लिया, एक नॉर्मल हमने लाइन ले ली। नॉर्मल एंगल हमेशा एंगल को मेजर करने के लिए लिया जाता है, हमने एक नॉर्मल बना लिया। ये रेड कलर वाला हमारे लिए नॉर्मल है, जो कि इंसिडेंट से एक एंगल बना रहा है, दूसरा एंगल हमारे लिए रिफ्लेक्टेड से बना रहा है। इंसिडेंट से आने वाला एंगल आई होगा और रिफ्लेक्टेड से बनने वाला एंगल हम बोलते हैं आर। ठीक है, तो ये दो एंगल बन रहे हैं। तो आप देखें कि आने वाली लाइट की रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। ये फर्स्ट लॉ है। ऐसा नहीं है कि प्लेन था, इंसिडेंट आई इधर से और रिफ्लेक्टेड यहां से निकल गई और नॉर्मल इधर बन गया, तीनों अलग अलग जगह पर है, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ये समझ में आना चाहिए कि लॉ क्या बोल रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। दूसरी बात करते हैं कि इंसिडेंट एंगल जो हमने बनाया, इंसिडेंट एंगल कौन सा बनाया हमने, इंसिडेंट एंगल आई बनाया, नॉर्मल और इंसिडेंट रेस के बीच में बनने वाला एंगल। ऐसे ही नॉर्मल, ये रेड कलर वाली जो लाइन है वो हमारे लिए नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है और ये इंसिडेंट रेज है। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है, वो एंगल क्या हमारे लिए रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। तो अब बोल रहे हैं कि एंगल आई विल बी इक्वल टू द एंगल आर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है रेज, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड होगी। ये सेकंड लॉ है हमारे लिए कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉ है, जनरली दो रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शंस के। ऐसे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के फोकस की डेफिनेशन बताना है। The principle of focus concave mirror is the point on the principal axis at which the parallel rays light and parallel of the principal axis converge after the reflection। मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। कॉन्केव मिरर बोला यहाँ पर, क्या बोला, मिरर। मिरर को पहले समझे कि मिरर हमारे लिए स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो स्फेयर हमारे लिए ऐसा होता है, स्फेयर। ठीक है, अब अगर इस स्फेयर को बीच में से कट कर दिया जाए तो दो पोर्शन बनेंगे, एक पोर्शन ऐसा बनेगा, दूसरा पोर्शन ऐसा बनेगा। ये दो पोर्शन है। एक पोर्शन में हमने क्या कर दिया, इंटरनल पॉलिश कर दी, और एक पोर्शन में हमने एक्सटर्नल पॉलिश कर दी। तो आप देखें इसमें अंदर की तरफ से पॉलिश कर रखी, मतलब बाहर की सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करेगी। इसमें बाहर से पॉलिश करी है, मतलब अंदर की सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करेगी। तो जिसमें बाहर की सरफेस है ना, आउटर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्शन का काम कर रही है, और इनर सरफेस पॉलिश्ड है, तो वो जनरली कहलाता है क्या, कॉन्वेक्स। क्या कहला रहा है, कॉन्वेक्स मिरर कहला रहा है। अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बाहर की सरफेस पॉलिश्ड और अंदर, अंदर इन्हें देखो गुफा जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम बोल रहे हैं केव। केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो आप देखें कि यहां पर कॉनकेव मतलब इनर सरफेस रिफ्लेक्शन का काम कर रही है और आउटर सरफेस क्या कर रही है, पॉलिश्ड है। तो ये कॉनकेव के केस में चले जाएगा। तब उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे। तो अगर मैं डायग्राम से समझाऊं कि सपोज ये कॉनकेव मिरर था जिसमें आउटर सरफेस हमने पॉलिश करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। अब कोई सी रेज अगर ट्रेवल करती है अलोंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमने कहा अगर ये रेज रेड, मैंने रेज बता ली कि ये इंसिडेंट रेज थी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर रही, पैरेलल आ रही है। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से ट्रेवल करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, वह पॉइंट जहां से ये हमारे लिए रिफ्लेक्टेड रेज पास होगी, वो क्या कहलाएगा, जनरली फोकस पॉइंट कहलाएगा मिरर का। और पोल से वही डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आना चाहिए। हालांकि ये चीजें हम नीचे डायग्राम वगैरह आएंगे तो वहां पर हम जरूर समझेंगे। मैंने एडिशनल डायग्राम सारे डाल रखे हैं। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम यूं बोलते हैं कि जो डायग्राम्स की टेबल्स दे रखी है वो सारी टेबल्स हम अच्छे से कर लें। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें निकल कर आती है वहां से। व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में भी वही चीज है हमारे लिए। ठीक है, कि जो रेज, अब कॉन्वेक्स में मतलब क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में हमने बोला इनर सरफेस पॉलिश्ड रहेगी, आउटर सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करेगी। तो जब कोई सी रेज पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस वो क्या होगी, ऐसे ट्रेवल कर जाएगी। तो अब ये तो फोकस से जान रही, तो हम बैक साइड में इस रिफ्लेक्टेड रेज को इंक्रीज करेंगे
तो वो कहां से ट्रेवल करेगी, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, फोकस पॉइंट से गुजरेगी, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर इज द पॉइंट द प्रिंसिपल एक्सिस विच द पैरेलल रेज लाइट अपेयर्स टू द डाइवर्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो ये हमारे लिए प्रतीत होती है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में आभासी हम बोल रहे हैं जिसको, ठीक है। तो ये चीज समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो ये रिफ्रैक्शन है यहाँ पर। तो इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल सभी एक ही पॉइंट पर है। तो मैंने आपको ऐसा बताया था, दो अलग अलग मीडियम, एक ग्लास ले लिया, एक वाटर ले लिया, जो भी लेना है। एक रेज इंसिडेंट हुई तो दूसरी रिफ्लेक्टेड हो गई और उसको हमने नॉर्मल बना दिया। तो तीनों एक ही पॉइंट पर है, तो पहला रूल तो दोनों में ही कॉमन है, चाहे वो हमारे लिए रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो। यहां पर दूसरा स्नेल्स लॉ आता है कि जो एंगल बन रहा है, इंसिडेंट एंगल, मतलब नॉर्मल और इनके बीच में बनने वाला, इंसिडेंट के बीच में, दूसरा रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ये स्नेल्स लॉ है, ठीक है। ऐसा अलग से क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज द स्नेल्स लॉ, तो आपको समझ में आना चाहिए रेशियो ऑफ द साइन आई एंड द साइन आर विल बी द कांस्टेंट। ये हमारे लिए लॉ भी है और अलग से एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के लिए अगर हम डिफाइन करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या है एक्चुअल में, तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अगर कोई सी लाइट है जिसको हम बोल रहे हैं वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं, उसकी स्पीड c है, और कोई सा लाइट है जिसकी जो कि किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, उसकी स्पीड v है, तो ये हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो n विल बी इक्वल टू द c अपॉन v। तो ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस द 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। कॉन्केव, ध्यान से समझो, कॉन्केव मिरर जनरली क्या कर रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी 3 गुना ज्यादा बड़ी रियल इमेज बनाकर दे रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर वो कहां पर रखी गई है, प्लेस्ड एट द 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द इट, उस मिरर के सामने रखी गई है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन क्या होगी। इमेज की पोजीशन के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन देखा जाता है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चीज जनरली हम मेजर करते हैं, तो ये समझ में आना चाहिए कि कैसे निकाल रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन हम यूं कह रहे हैं कितना हमारे पास में है, तो हम ये बोल रहे हैं कॉन्केव मिरर के लिए, रियल इमेज के लिए हम बोल रहे हैं 3। -3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन होते हैं। साइन कन्वेंशन किसको बोलते हैं कि सपोज ये हमारे लिए कॉन्केव है ना। मैं साइन कन्वेंशन को आपको बड़े सिंपल वे में समझाता हूँ, कॉन्केव वगैरह के बेसिस पर नहीं, मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर हमारे पास में इस तरह से एक y एक्सिस है, एक x एक्सिस है ना, हमने मैथ्स में पढ़े हैं जनरली, क्वाड्रेंट्स बनाते हैं हमारे लिए ये। तो ये क्या हो रहे हैं जनरली कि आप देखेंगे इस साइड में जितनी भी चीजें आएगी वो सारी हमारे लिए पॉजिटिव रहेगी, 1 2 3, और लेफ्ट साइड में आप जितनी भी चीजें लिखोगे वो कैसे लिखोगे, नेगेटिव फॉर्म में, -1 -2 -3 नेगेटिव फॉर्म में लिखोगे। अप साइड जितनी भी लिखोगे वो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 सारे पॉजिटिव लिखेंगे। और नीचे की तरफ कैसे लिखेंगे हम लोग, -1 -2 -3, इस तरीके से नीचे जाएंगे। तो आप देखोगे इस डायरेक्शन में चीजें पॉजिटिव चल रही है, इसके जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में चीजें नेगेटिव चल रही है। ऊपर की तरफ अगर जा रहे हैं तो चीजें कैसी चल रही है, पॉजिटिव चल रही है। नीचे की तरफ जा रहे हैं तो चीजें कैसी चल रही है, नेगेटिव चल रही है। तो यही सारा रूल हमारे लिए साइन कन्वेंशन का है कि अगर आप मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो नेगेटिव आएगी, अगर आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर ले रहे हैं, इमेज की डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर ले रहे हैं, तो ये सारी पॉजिटिव आएगी। ऑब्जेक्ट की हाइट ले रहे हैं अपसाइड द एक प्रिंसिपल एक्सिस तो पॉजिटिव होगा, इमेज की हाइट ले रहे हैं डाउन साइड ऑफ द एक्सिस तो ये नेगेटिव रहेगा। तो ये सारी चीजें आएगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो रियल इमेजेस सारी ही हमारे लिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, ठीक है, मिरर के पीछे नहीं बनती है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि मिरर के आगे बनेगी तो हमेशा इस डायरेक्शन में बनेगी। कॉन्केव हमारे लिए मिरर ऐसा है, उसके इसी डायरेक्शन में बनेगी, तो इस डायरेक्शन में जब चीजें मेजर करेंगे तो नेगेटिव फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पर -3 हमने ले लिया कि -3 है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बना रहा है। वो कितने टाइम, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। तो हमने बोला -3 मैग्निफिकेशन उसका दे रखा, मतलब 3 गुना ज्यादा बना रहा, मतलब 3 टाइम्स हमने ले लिया उसको -3। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां पर है, बोले -10, ये भी इसी डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में रखा हुआ रहेगा, मतलब माइनस में ही कैलकुलेट होगा, 10 सेंटीमीटर की इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोल रखा है।
मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया फॉर्मूला, कि एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी अपॉन यू हम कह सकते हैं, यहाँ पर हाइट न लिखते हो हम वी अपॉन यू भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ कि मैग्निफिकेशन तो हमारे पास में दे रखा है जिसको हम बोल रहे हैं -3, v की वैल्यू हमें निकालना है, u की वैल्यू हमें दे रखी है -10, ये 10 इज इक्वल टू के इधर डिनोमिनेटर उधर जाएगा तो न्यूमरेटर हो जाएगा, माइनस माइनस -3 -10 मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास में निकल कर आ जाएगी v की कितनी, तो वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बनेगी। मैंने अभी आपको बताया कॉनकेव में मिरर में 6 पोजीशन बनती है जिसमें से 5 पोजीशंस पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी जो कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बनेगी। केवल एक पोजीशन ऐसी रहती है जो बैक साइड ऑफ द मिरर बनती है, तो वो सारी पोजीशन अभी नीचे हम डायग्राम में समझेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। मतलब कॉनकेव लेंस दे रखा है, देखो ऐसा हमारे लिए कॉनकेव लेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस कितनी होगी। अगर उसकी जो बनने वाली इमेज है वो इमेज जनरली क्या करेगी, कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, उसकी डिस्टेंस बता रखी है कि लेंस के से वो 10 सेंटीमीटर, अब ये भी इधर लेंस से आ रही, मतलब 10 सेंटीमीटर हमारे लिए कैसा होगा, नेगेटिव फॉर्म में ही होगा। ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ऑब्जेक्ट का आंसर भी हमारे लिए नेगेटिव फॉर्म में ही निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है कितनी, फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ दे रखी है। तो देखो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, मतलब 1/u नेगेटिव फॉर्म में मैं इज इक्वल टू के इधर लाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, 1/u हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि 1/f हमारे लिए पॉजिटिव है, इधर लाऊंगा तो मैं कैसा हो जाएगा, 1/f हमारे लिए नेगेटिव फॉर्मेट में चले जाएगा, ठीक है। मैंने इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया फॉर्मूले को, क्योंकि मेरे को u की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। बाकी मेरे पास में इमेज है, फोकल लेंथ है, तो इमेज की डिस्टेंस मुझे दे रखी कितनी, v की वैल्यू दे रखी है फ्रॉम द लेंस, हमने बोला लेफ्ट हैंड साइड आ रही, मतलब -10 सेंटीमीटर है। दूसरा है कि उसकी फोकल लेंथ वो भी हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड पर मेजर हो रही है, मतलब वो कितना हो गया, -15 हो गया, ठीक है। तो अभी वैल्यू रख दो, ये दोनों की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख दें तो 1/u इज इक्वल टू 1/v मतलब हो गया -10 माइनस 1/f मतलब हो गया -15। तो ये माइनस और माइनस मिलकर हो जाएंगे यहाँ पर क्या, प्लस 1/15 और 1/ माइनस में 10 इज इक्वल टू 1/u। तो 1/u इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो हम कितनी वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी, एलसीएम की 30, 10 की टेबल में 33 टाइम आता है तो मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया, ठीक है, माइनस साइन के साथ में। दूसरा है कि फिर हमारे पास में आ गया प्लस, 15 के इसमें 2 आता है तो वैल्यू आई हमारे पास में कितनी, -1/30। अब हमें u की वैल्यू करना है तो इसको रेसिप्रोकल करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ तो इधर से भी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू, माइनस साइन चेंज नहीं होगा, माइनस तो हमारे लिए जगह पर ही रहेगा, ये वैल्यू आ गई u इज इक्वल टू -30। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था कि अगर हम इमेज और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था। तो आप देखें माइनस साइन इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट भी हमारा किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड साइड पर ही है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस या मिरर है, ठीक है, बैक साइड में नहीं है। तो ये माइनस साइन हमारे लिए, तो इसका आंसर बन गया, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी रहेगी, 30 सेंटीमीटर रहेगी। माइनस साइन केवल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। एक्चुअल में डायोप्टर क्या है, यूनिट है किसी भी पावर को मेजर करने के लिए। जनरली फॉर्मूला हम लिखते हैं P इज इक्वल टू 1/f, है ना। ये फॉर्मूला हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी देते हैं। अगर बोल देते हैं कि सपोज ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में आया है, मैं यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन आपको बता दूं कि किसी भी लेंस की अगर फोकल लेंथ 1 मीटर दे रखी है तो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस कितनी होगी, तो पावर ऑफ लेंस भी हमारे लिए 1 ही होगी,
ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि पावर ऑफ लेंस हमारे लिए क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ दी फोकल लेंथ है। पावर हमारे लिए फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, मैंने वही चीज यहाँ पर लिखी कि फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो पावर कम हो जाएगी, फोकल लेंथ कम करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी। तो दो डेफिनेशन में समझ में आएगा, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अभी मैंने आपको समझाया अगर 1 मीटर फोकल लेंथ है तो उसकी पावर कितनी होगी, तो पावर भी हमारे लिए 1 ही होगी। अब उसको मेजर किया जा रहा है जनरली किसमें, डायोप्टर में, वो उसकी यूनिट है। एक क्वेश्चन आपकी बुक से ऐसा बनता है जो बार बार एग्जाम में देते हैं कि कभी किसी की फोकल लेंथ हमने कह दिया कि कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई, तो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस कितनी होगी अगर फोकल लेंथ की वैल्यू 2 दे रखी। तो बड़ा सिंपल सा है, पावर 1/2 कर दो, 1/2 कर दी मतलब 0.5 उसकी क्या निकल कर आई, पावर निकल कर आई, जिसको हम बोल रहे हैं डायोप्टर के फॉर्मेट में। ठीक है, 0.5 डायोप्टर। तो ये समझ में आना चाहिए, इस तरह से कैलकुलेशन आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अब देखो कॉन्वेक्स, ऊपर कॉनकेव दिया था, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस दे दिया। कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसकी फोकल लेंथ दे रखी है हमें कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इसके बैक साइड में हम मेजर करते हैं फोकल लेंथ कि लेंस से उसकी फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ये उसके फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट से तक की डिस्टेंस हमारे लिए 10 सेंटीमीटर है। फिर बोल रखा है फोकल लेंथ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ द 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से उसकी जो डिस्टेंस है कितनी है ना, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट इधर रखा जाएगा। तो लेंस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो इस डायरेक्शन में मेजर हो रही, मतलब माइनस फॉर्मेट में आएगी, यानी -15 होगी। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ दी। अब देखो लेंस जब भी हम बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हालांकि नीचे इमेज आ रही है सारी, वहां पर हमें पूरे ग्राफ समझ में आएंगे। जब भी कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो ये दोनों ही क्या करते हैं, 5 ऐसी पोजीशन देते हैं जिसमें कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। केवल एक पोजीशन ऐसी देते हैं जहां पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, एक लेंस है और एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो ये पोजीशन हमें याद होना चाहिए। तो अब दो यहाँ पर फिर वही लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। अभी ऊपर लिखा था अपनों ने 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हमें दिया क्या क्या है, फोकल लेंथ दे रखी है हमारे पास में, और क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है। तो इनको दोनों को एक तरफ लेकर आ जाओ, ये नेगेटिव वाली वैल्यू है इज इक्वल टू के इस डायरेक्शन में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैंने इसको लिखा 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। v मुझे निकालना है। ठीक है, 1/f, f की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1/10 प्लस u की वैल्यू हमें माइनस फॉर्मेट में लेना है। तो ये हो गई, क्योंकि अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया कि हमारे लिए साइन कन्वेंशन में कैसे हम यूज करेंगे, तो ये वहीं पर से हमें समझ में आना चाहिए। साइन कैसा हो गया, माइनस का हो गया, तो 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम वही 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 के टेबल में 30 3 टाइम में आता है, 15 के टेबल में ये 2 टाइम में आता है। ये बड़ा सिंपल सी चीज है। तो 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू वैल्यू क्या आई हमारे लिए, 1/30। दोनों को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाएंगे, v की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो ये कहां पर बन रहा है, हम बोलेंगे लेंस से इमेज 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। दूसरा है कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द लेंस हमारे लिए जो है इमेज बनेगी, इमेज जो बनना है वो इधर बनना है। कितनी, तो बोल रहे हैं 30 सेंटीमीटर पर बात करें, इमेज ऐसी बनेगी। और बैक साइड जब भी जितनी भी इमेज बनेगी वो सब मैंने आपको बताया कैसी बनेगी, लेंस के बैक साइड अगर इमेज बन रही तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो ये हमें समझना है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, बड़े साइज में बनेगी। ठीक है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है, रियल इमेज हमारे लिए एक्चुअली इंटरसेक्शंस ऑफ द रेज है,
कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन एंड इन्वर्टेड, ये हमें स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है। दूसरा है कि ये इन्वर्टेड होती है, एक्चुअल होती है, और इन्वर्टेड उल्टी होती है। वर्चुअल हम बोलते हैं कि एपरेंट डाइवर्जेंस ऑफ द रेस के थ्रू बनती है। दूसरा है कि ये हमारे लिए स्क्रीन पर जनरली क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी ऑब्टेन, और दूसरा ये कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय द पावर ऑफ लेंस, हाउ इट इज मेजर्ड। पावर ऑफ लेंस इज एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्जेंट लाइट, ये उसकी एबिलिटी है भी कि पावर ऑफ लेंस क्या करता है, लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है, ये पावर ऑफ लेंस कहलाती है। ये जनरली रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ होती है। जनरली इसको हम, इसकी जो यूनिट होती है, मैंने अभी ऊपर भी समझाया था कि डायप्टर होती है, डायप्टर में हम मेजर करते हैं। ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f, अभी अपनों ने ऊपर समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाई डज द रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन द इंटर्स द ग्लास फ्रॉम द एयर। अभी यहाँ पर आप समझो कि ये रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। इस रिफ्रैक्शन वाली चीज को हम यूं समझें कि अगर लाइट, जैसे अभी मैंने आपको वहां पर ऐसा बनाकर बताया था कि सन था, सन से लाइट ट्रेवल कर रही है और हमने कोई सा मीडियम ले लिया था जो कि हमारे लिए ग्लास था। अब सन से लाइट आ रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, एयर से आ रहा है, और ग्लास में बेंड हो रहा है, यानी ग्लास में इंटर हो रहा है। इस तरीके से नॉर्मल ले लिया हमने, नॉर्मल, ये हमारे लिए नॉर्मल हो गया। तो लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है। ठीक है, तो आप यूं समझें कि एयर कैसा है हमारे लिए, एयर हमारे लिए कम डेंसिटी वाला मीडियम है, तो इसलिए हम इसको जनरली बोल रहे हैं क्या, कि ये रेयरर मीडियम। और ग्लास में डेंसिटी ज्यादा है तो इसलिए अपन बोल रहे हैं इसको क्या, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो एक तरफ तो रेयरर मीडियम हो गया, दूसरी तरफ डेंसर मीडियम हो गया। तो वेन एवर द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो वो क्या करेगी, उसको जाना तो ऐसा स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन स्ट्रेट न जाते हुए वो क्या होगी, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट अगर लें कि अगर लाइट सपोज ऐसा ट्रेवल करता, ठीक है, लाइट क्या कर रहा है, देखो लाइट को फिर से समझो, क्या कर रहा है, डेंसर मीडियम से चल रहा है, मतलब यहां से चल रहा है, तो वो क्या करेगा, ये नॉर्मल है हमारे लिए, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर बनता है, वर्टिकल कहलाता है। तो इस रेस को जाना तो ऐसे चाहिए था, ये रेस पे ऐसे निकलना था, लेकिन ऐसे ना निकलते वो यहां निकल रही, मतलब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहा है। तो ये चीज समझ में आना चाहिए। इन्होंने पूछा व्हाई डज द लाइट बेंड, बेंड क्यों हो जा रहा है, जब वो ग्लास से एयर में आ रही है। तो ये समझ में आ जाना है कि जब whenever the light bends because the speed of decreases whenever it enters from the rare medium to the denser medium, जब रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो उसके क्या हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रेयर मीडियम में स्पेस अच्छी है ट्रेवल करने के लिए, डेंसिटी कम थी, डेंसर मीडियम में पार्टिकल ज्यादा पास पास है तो आसानी से नहीं होगा। ऐसे ही वही बात है हम लोग के नॉर्मल प्लेन रोड होगा तो हम अच्छे से गाड़ी की स्पीड अच्छी रख सकते हैं। जब हमारा मार्केट डे आगे आ गया या कोई सी भीड़ भड़का वाला एरिया आ गया, सिग्नल आ गया, तो वहां पर तो बहुत सारी भीड़ है, तो स्पीड वहां पर हम कम करते ही करते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि डेंसिटी जहां पर इंक्रीज हो गई वहां पर लाइट की स्पीड भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनेगी उनके रे डायग्राम बनाना। रे डायग्राम सारे ही हम नीचे समझेंगे। हम ये चीजें, इस क्वेश्चंस को वहां पर के लिए हम ड्रॉप कर देते हैं, हम वहां पर समझेंगे जब नीचे हमारे पास में डायग्राम्स आएंगे। ठीक है, ये भी हमारे लिए डायग्राम वाले हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये 3 डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी हम वहीं पर समझेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमने 2 क्वेश्चन को यहाँ पर अभी छोड़ा है लास्ट के उसमें, जब मैं वो इमेजेस समझाऊंगा तो ये दोनों क्वेश्चन खुद ब खुद वहां कवर हो जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। राइट द मिरर फॉर्मूला एंड द लेंस फॉर, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मिरर फॉर्मूला लिखते हैं तो अपन लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूला लिखते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दोनों में डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि एक तरफ हम प्लस लिख रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं। तो ये समझ में आ जाना चाहिए। ए फोकल लेंथ है, वी हमारे लिए ऑब्जेक्ट की इमेज है, और ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है। नेक्स्ट है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये वही प्रिंसिपल फोकस, मतलब क्या, अगर कोई सी पैरेलल लाइट चलेगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस प्रिंसिपल पॉइंट से क्रॉस होगी वो हमारे लिए प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। ठीक है,
कॉन्वेक्स हो कॉनकेव वो सबके लिए एक जैसी, अभी अपनों ने ऊपर डायग्राम से समझ लिया था, याद मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये ऐसा हमने समझा था, लाइट पैरेलल आ रहा था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से जा रहा था वो हमारे लिए क्या हो गया, फोकस हो गया, और पोल से यानी मिरर के इस पॉइंट से फोकस तक के बीच की डिस्टेंस हम फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को यूं बोल सकते हैं कि डबल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यूं बोल सकते हैं डबल ऑफ फोकल लेंथ हमारे लिए क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, आप यूं भी समझो, देखो कि अगर हम मिरर बनाए थे तो हमने ऐसा बोला था कि स्फेरिकल मिरर था तो कहीं ना कहीं उसका सेंटर होगा, उसका रेडियस होगा, सारी चीजें हमारे लिए, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर पॉइंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये चीज हम यूं भी दिमाग लगा सकते हैं वहां पर कि डायमीटर हमारे लिए, अगर पूरा डायमीटर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, जनरली रेडियस का डबल होता है, जनरली हमेशा होता है डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, तो आप यूं दिमाग लगा सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे लिए डबल ऑफ फोकल लेंथ है। ठीक है, अगर एफ की वैल्यू निकालना है तो आप ये कर सकते हो कि आर को डिवाइडेड बाई 2 कर दो, फोकल लेंथ निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, यही दे रखा है, देखो वापस यहाँ पर दे दिया कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। द रेडियस ऑफ स्फेयर विच द मिरर इज द पार्ट, वो स्फेयर का वो रेडियस जिसको जो कि जिसका पार्ट है मिरर, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया रेडियस ऑफ कर्वेचर, भाई मिरर का ये हिस्सा था हमारे लिए मिरर का, तो इसमें ये रेडियस था ही ना उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। डिफाइन द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो ये चीज अभी मैंने आपको समझाई, ये रहा एफ इज इक्वल टू आर बाई टू के सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो हमारे लिए स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ है उसको अगर हम डबल कर देते तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाता, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा कर दे तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, फोकल लेंथ बन जाएगा। तो अभी मैंने रिलेशन बताया था ऐसा 2f करके, अगर f की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन, ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं, अभी अपनों ने ऊपर भी समझा कि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों का रेशो हमारे लिए मैग्निफिकेशन कहलाता है। हम इसको ऐसा लिखते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू V अपॉन U। ठीक है, डिफाइन द पावर ऑफ लेंस, अभी पावर ऑफ लेंस अपन बार बार समझ रहे हैं, बार बार आ रहा है, मतलब आप देखो कितनी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ये हमारे लिए P इज इक्वल टू 1 अपॉन F पावर ऑफ लेंस में आता है। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, यहाँ पर दे रखा है, आपकी बुक का क्वेश्चन है और बहुत बार आया है कि अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 2 है तो उसकी पावर कितनी होगी, तो पावर 1 अपॉन एफ होता है, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ की वैल्यू दे रखी 2 मतलब 0.5, और ये पावर मेजर करते हैं डायोप्टर में तो उसकी वैल्यू हो गई डी। ठीक है, तो यूनिट है वो डायोप्टर हमारे लिए, तो पावर हो जाएगा 0.5 डायोप्टर। वन डायोप्टर को डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं कि वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, मतलब वो वन डायोप्टर का पावर रखता है वो लेंस। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव वो आएगा हमारे लिए कॉन्वेक्स, उन मिरर का कॉनकेव मिरर का यूजेस बताना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बच्चे कंफ्यूजन भी बहुत होते हैं इस जगह पर, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या लिखे, तो बड़ा क्लियरली समझो इसको, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल और क्लियर रखो कि कॉनकेव मिरर बोला है तो यूजेस में यूज्ड फॉर द रिफ्लेक्टर, यानी टॉर्च में हम रिफ्लेक्टर के रूप में यूज कर रहे हैं, सर्च लाइट में यूज कर रहे हैं, कार की हेडलाइट्स में हम यूज कर रहे हैं कॉनकेव मिरर का। ठीक है, यूज इन द डेंटिस्ट, भाई डेंटिस्ट जनरली मैग्नीफाइड इमेज बनाने का, जो दांत छोटा सा बड़ा एरिया दे जूम करके देखना है तो इसका यूज कर रहे हैं। शेविंग मिरर्स हम लोग जनरली ज्यादातर जाते हैं तो पार्लर वगैरह में, या फिर हम बोल सकते हैं कि जितने भी बार्बर्स होते हैं वो सब जनरली प्लेन मिरर यूज करते हैं, बहुत कम ऐसी जगह होती है जहां पर ये चीजें यूज होती है। तो शेविंग मिरर जनरली क्या होना चाहिए, कॉनकेव मिरर होना चाहिए, क्योंकि वो छोटे साइज को बड़े रूप में देखने का काम करता है। ठीक है, यूज इन द सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, सोलर भट्टी जिसको अपन बोल रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो ये बढ़ाने का काम कर रहा है ना, इमेजेस वगैरह को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। ऐसे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट उसका उल्टा है, दोनों साथ में भी आ जाते हैं, राइट द टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो रियर व्यू मिरर्स, रियर व्यू मिरर व्हीकल में हम जो साइड ग्लास होते हैं, कार में साइड ग्लास जो लगे होते हैं, उसमें आप देखो कि पीछे से आने वाला ट्रक भी हमें दिखाई दे रहा है। अब ट्रक तो इतना बड़ा, इतने छोटे से कांच में हमको दिखाई दे रहा है, मतलब ये इमेज को क्या कर रहे हैं, बड़ी इमेज को छोटा करके दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं गिव द वाइडर फील्ड ऑफ व्यूज, बड़े एरिया को हम छोटे से एरिया में देख पा रहे हैं वहां पर।
यूज्ड इन द एटीएम्स एंड द रोड्स फॉर द सिक्योरिटी सेफ्टीज, वहां पर सिक्योरिटी पर्पज पर जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं रोड्स में और एटीएम्स में। यूज्ड इन द शॉप्स टू सी द लार्ज एरिया, बड़े एरिया को देखने के पर्पज पर जनरली दुकानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रे डायग्राम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, दो अब सारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, ये सारे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनको हम छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ना तो ठीक है, छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये करना ही करना है हमें। रे डायग्राम बताना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रे डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है, मैं आपको इसमें यहाँ पर बनाकर समझाता हूँ कि हमने एक ग्लास स्लैब ले लिया, ग्लास स्लैब मतलब एक ग्लास का टुकड़ा ले लिया। अब उस पर एक इंसिडेंट लाइट हमने ट्रेवल करवा दी। ठीक है, मैं यहाँ पर नॉर्मल बना देता हूँ, देखो रेड कलर के मैं नॉर्मल बना देता हूँ पहले। तो यहाँ पर नॉर्मल हमारे लिए सरफेस के कैसे होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक नॉर्मल बना दिया, दूसरा नॉर्मल मैंने यहाँ पर बना दिया, दो नॉर्मल बना दिए। ठीक है, अब इसमें मैं अलग अलग कलर ले लेता हूँ, अलग अलग कलर्स आप समझ सकते हो आसानी से। मैंने कहा एक हमारे पास में इंसिडेंट रे, ठीक है, जो कि ट्रेवल कर रही है किसी सरफेस पर। अब ये हमारे लिए रेयरर मीडियम था, हम समझ लो एयर था, वहां से ग्लास हुआ और फिर वापस से लास्ट में एयर में निकल गया। ठीक है, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में चीजें ट्रेवल कर रही है और डेंसर से फिर वापस से रेयरर मीडियम में आ गई। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल किया तो देखो रेयर से डेंसर में आ रही है, तो रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो क्या होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से वापस दूर हो जाएगी। तो आप देखो रेयर से जब इधर आई तो ये क्या हो गई, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई, तो ये इस तरीके से बेंड होकर आ गई। जाना तो इसको ऐसा था ना, स्ट्रेट ऐसे आ रही है, मतलब इसी डायरेक्शन में जाना था इसको, ऐसे इसी डायरेक्शन में जाना था, लेकिन इस डायरेक्शन में ना जाते हुए इस डायरेक्शन में जा रही है। और जब ये यहां पर आई तो डेंसर से फिर रेयर में निकलेगी तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे इधर ट्रेवल करेगी। जाना तो इसको ऐसे इस डायरेक्शन में था ना, इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन यहां ना जाते हुए वो क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। तो ये चीज समझ में आना चाहिए ग्लास स्लैब में कि डेंसर मीडियम रेयर मीडियम क्या हो रहा है। इंसिडेंट रेट स्टार्ट इंटरिंग द ग्लास स्लैब्स ऑब्लिकली, रिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस होगा। इमर्जेंट रेज पैरेलल टू द इंसिडेंट रेज बट लेटरली डिस्प्लेस्ड। अब ये अगर मैंने दोनों रेस को आगे बढ़ाया, दोनों रेस को आगे बढ़ाया मतलब क्या, अगर मैंने ये वाली रेस को ऐसा इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाया और ये जो लाई, ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल तो रहेगी लेकिन डिस्प्लेस रहेगी, मतलब ये जो आना था वो यहाँ पर, लेकिन इतनी गैप में आ रही है, निकल इतनी गैप में रही। ठीक है, तो ये चीज समझ में आना चाहिए रेयर से डेंसर में क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड द नॉर्मल। पानी के ग्लास में हम जनरली पानी रखते हैं और उसमें क्या कर दिया कि पेंसिल डुबा दी तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही, उसका रीजन यही है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, अभी अपनों ने ऊपर भी समझा कि दोनों का रेशो कि स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी और वैक्यूम में कितनी, इन दोनों का रेशो ही हमारे लिए क्या कहला रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहला रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि डिफाइन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए हम बात करेंगे तो बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट। या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए, जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इतना है, मतलब ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कंपेयर कर रहे हैं वैक्यूम के साथ में, तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डिफाइन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव मतलब देखो रिलेशन बताना है, मतलब अगर हमने यूं कहा कि दो मीडियम थे, एक सेकेंड मीडियम एक फर्स्ट मीडियम, इसको 21 मत पढ़ना, ये दोनों अलग अलग है। हम बोल रहे हैं सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट
फर्स्ट मीडियम में कितनी थी, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में कितनी थी और सेकेंड मीडियम में कितनी थी, तो उसको मेजर, अच्छा यहाँ पर हमने सेकेंड टू फर्स्ट करा था, मतलब सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, इन फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो ये दोनों का रेशो ही हमारे लिए जनरली कैलकुलेट होकर कहला रहा है रिलेटिव इंडेक्स। अगर आप इसको यूं करते 1-2, मतलब पहले फर्स्ट मीडियम का कंपैरिजन, तो हम यहां पर बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, ऐसे ही व्हाट डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऑफ ग्लास मीन, इसका मतलब हम क्या समझे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इससे हमें क्या समझ में आता है। इसका मतलब ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 1/1.5 टाइम्स ऑफ द लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम होगा। ये कंपैरिजन बता रहा है कि ग्लास में लाइट ट्रेवल करता है 1.5 टाइम्स स्लोअर देन द वैक्यूम, वैक्यूम से ग्लास में डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए लाइट की स्पीड 1.5 टाइम्स स्लो हो जाएगी। कितनी डिक्रीज होगी उसको बता रहा है। ऐसे व्हाई डज द रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल व्हेन द इंटर डेंसर मीडियम टुवर्ड द नॉर्मल, क्यों बेंड हो रही है, अभी अपनों ने समझा ऊपर कि भैया लाइट की स्पीड वहां पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये टुवर्ड द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। रेयर से डेंसर में जाते हैं तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ये चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास में क्वेश्चंस थे। इसके बाद में देखें हमारे लिए अब इस चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आ रही है। आपको याद हो तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन छुड़वा दिए थे बीच में कि ये हम वहां पर समझेंगे, एक लेंस वाले डायग्राम के लिए और एक हमारे लिए लेंस मिरर वालों के लिए। तो आप देखें कि ये वाला डायग्राम का जो हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है क्या, कॉनकेव मिरर के लिए दे रखी है पूरी टेबल। आपको यहाँ पर मैं एक चीज समझाता हूँ, उसके बाद आपको खुद ब खुद, मेरी श्योरिटी कि आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आ जाएगी। बस ये कि आप 2 मिनट कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सुन लें। क्या करना है, पहले रूल्स समझ लें, 2 से 3 रूल्स हैं। वो रूल्स याद हो गए तो सब कुछ हम खुद से बना देंगे, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है डायग्राम बनाना। जैसे ऊपर 2 क्वेश्चन जो मैंने छुड़वाए हैं, वो दोनों क्वेश्चंस में रे डायग्राम बनाने के लिए बोला था, उनके साइज पूछे थे, उनके नेचर पूछे थे, पोजिशन ऑफ दी इमेज, पोजिशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। आप सबसे पहले समझें रूल्स क्या है। जैसे सपोज मैंने यहां पर ले लिया क्या, एक कॉनकेव मिरर ले लिया, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा जिससे हम कंपेयर करेंगे चीजों को। ठीक है, रेस को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जो रेस, पहला रूल याद रखना, जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ट्रेवल करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ट्रेवल करेगी। तो आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि फोकस हम किसको बोल रहे हैं, फोकस पॉइंट क्या है। ठीक है, तो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से ट्रैवल करती है वही पॉइंट फोकस है। अब यहां पर हम यूं समझ लें कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के जिस पॉइंट से ट्रैवल कर रहा है, ये यहाँ का पोल है। क्या है, पोल। इसको P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं जनरली फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझ में आना चाहिए। दूसरा, ये दूसरा रूल लेते हैं। दूसरे रूल में क्या, कि अगर ये मिरर है हमारे लिए, पॉलिश कर दिया हमने आउटर सरफेस से, अगर जस्ट अपोजिट इसका क्या, अगर रेज हमारी क्या कर रही है, फोकस से ट्रेवल कर रही है, क्या कर रही है, ये हमारे लिए रेज फोकस से ट्रेवल कर रही है, इंसिडेंट रेज। कौन सी रेज, इंसिडेंट। पहले केस में इंसिडेंट रेज पैरेलल थी, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। तो इंसिडेंट रेज फोकस से ट्रेवल करेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखो ये पैरेलल हो गई, इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, तो पैरेलल हो जाएगी। ये सेकंड रूल हो गया हमारे लिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए, बड़े सिंपल सिंपल वे में आपको रूल समझा रहा हूं मैं। ऐसे ही देखें नेक्स्ट रूल्स हमारे लिए आता है कि अगर ये कॉनकेव है हमारे लिए मिरर, पॉलिश कर दिया हमने, अगर रेस कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको अपन R से रिप्रेजेंट कर रहे थे, C लिख देते हैं यहाँ पर, अगर इंसिडेंट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पथ को फॉलो करेगी, उसी से रास्ते से वापस रिटर्न आ जाएगी।
तो कोई वेरिएशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको ये तीनों रूल्स बड़े क्लियर होंगे, बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। इन तीनों रूल्स के बेसिस पर हम सारी चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट इमेज समझने के लिए हमको रूल बनाना होगा क्या, कि अगर ये हमारे लिए कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर रेस सीधा पोल पर इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट रेस कहां पर आ रही है, सीधा पोल पर आ रही है, पोल हमारे लिए ये पोल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरीके से ट्रेवल कर जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड रेज है हमारे लिए, इधर चली जाएगी। मतलब ये समझ लो कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर हो जाएगा। ये स्नेल्स लॉ में भी हमने पढ़ा था वहां पर, और ऊपर रूल्स देखे थे रिफ्लेक्शन का, तो वहां पर इस तरीके से समझा था कि जो रेज इधर से आई नॉर्मल से, तो नॉर्मल से जो एंगल बनेगा, एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल रहेंगे, तो एंगल आई विल बी इक्वल टू द एंगल आर, ऐसा हमने बोला था। ये हमारे लिए समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जिनके बेसिस पर हम सारे डायग्राम्स को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी देखो सबसे पहला डायग्राम आप समझे कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इनफाइनाइट पर। एक और चीज समझा देता हूं मैं यहाँ पर कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास में लाते जाएंगे मिरर के, वैसे वैसे इमेज हमारी दूर होते चली जाएगी। ठीक है, अभी हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इनफाइनाइट पोजीशंस पर, तो एक रेस तो हमेशा ट्रेवल करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सारे ही डायग्राम में जितने भी दे रखे हैं, 6 डायग्राम दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, पूरे 6 डायग्राम में एक ही चीजें दे रखी है। तो पहला तो हमेशा एक रेस पैरेलल ट्रेवल करेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा कहां से ट्रेवल करना, कहां से जाना है, फोकस से जाना है। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से चली जाएगी, फोकस से ट्रेवल करके रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, दूसरी रेज अगर हम बात करें, ट्रेवल करेगी कहां से, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है हमने ऑब्जेक्ट को, दूसरी रेज फोकस से ट्रेवल करेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। इसको हमको यहां थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, दूसरी रेस क्या होगा, दूसरी रेस ये इनफाइनाइट पर रखा ऑब्जेक्ट, दूसरी रेस क्या होगा, ऐसे पैरेलल कर रही चल रही है हमारे लिए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से, फोकस से ट्रेवल करेगी। तो देखो दो रेस चाहिए हमें, रिफ्लेक्टेड दो रेस चाहिए जो कि इंटरसेक्ट कर दे। तो दो रिफ्लेक्टेड रेस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये तरीका होता है जनरली बनाने का। ठीक है, तो अब इस चीज को समझो कि ऑब्जेक्ट रखा था इनफाइनाइट पर, इमेज बन रही कहां पर, फोकस पर। देखो ये फोकस पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही जाएगी। हाईली डिमिनिश्ड वेरी पॉइंट साइज, जिसको हम हमारी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, रियल और इन्वर्टेड रहेगी, पूरी 5 इमेज रियल और इन्वर्टेड देखने को मिलेगी। ठीक है, एक लास्ट की वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो अब इस चीजों को हम समझते हैं, ये भी चीज देखें कि अब इनफाइनाइट से पास में लिया है, कर्वेचर से, कर्वेचर और इन्फिनिट के बीच में रखा, फिर कर्वेचर पर लेकर आ गए, फिर कर्वेचर फोकस के बीच में रखा, फिर फोकस पर रख दिया, फिर पोल और फोकस के बीच में रख दिया। मतलब ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे मिरर के पास में ला रहे हैं, और इमेज क्या होती जा रही, दूर जा रही है, फोकस पर बनी, फिर कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर कर्वेचर पर, फिर कर्वेचर के उस पार, फिर इनफाइनाइट पर, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो रही है, दूर होती चल रही है। ठीक है, तो इस चीज को समझना। तो अब डायग्राम हम समझते हैं। देखो डायग्राम में भी हमारी ये सारी पोजिशन आएगी। नेचर हमेशा याद रखना, रियल इन्वर्टेड बनता है ये सारे डायग्राम में। पहला डायग्राम अभी मैंने आपको बनाकर समझा कि इनफाइनाइट पर रखा था ऑब्जेक्ट को हमने, ये ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, ए बी हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा, इनफाइनाइट पर। एक रेज एसी पैरेलल चल रही है, दूसरी रेज एसी पैरेलल चल रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां पर ट्रैवल करेगी, फोकस पर मीट करेगी, जहां पर इंटरसेक्ट किया वहां पर इमेज बन गई। सेकेंड पोजिशन में हमने इनफाइनाइट और कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो एक रेस तो हमेशा पैरेलल, मैंने बताया पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ट्रेवल करेगी। दूसरी कर्वेचर से जा रही है, तो कर्वेचर से गई वो रेस वापस से कर्वेचर पर ही रिटर्न आ जाएगी। तो जहां पर इंटरसेक्ट हुई रिफ्लेक्टेड, वहां पर इमेज बनेगी। तो इमेज कहां पर बन रही, फोकस और कर्वेचर के बीच में बन रही। फिर थर्ड पॉइंट में हमने ऑब्जेक्ट को कर्वेचर पर ही रख दिया, तो पहली रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ट्रेवल करेगी। फिर दूसरी फोकस से जा रही, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी।
तो ये हमें याद रखना है, ये इमेज भी वहीं पर बनेगी, कर्वेचर पर रखा ऑब्जेक्ट, इमेज भी कर्वेचर पर ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी। हमें ये याद रखना है, पहली रेस तो हमेशा पैरेलल जा रही, फोकस से ट्रेवल कर रही, दूसरी रेस कैसे ले जा रहे हैं वो ध्यान देना आपको। फोर्थ पॉइंट में देखो आप क्या करा कि ऑब्जेक्ट को और पास में लिया है, लेंस के और पास में है। देखो यहाँ पर इनफाइनाइट पर था, यहाँ पर इनफाइनाइट के आगे आ गया, फिर यहाँ कर्वेचर पर आ गया, अब यहाँ पर कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर। तो एक रेस पैरेलल ट्रेवल कर रही है, पैरेलल वाली हमेशा फोकस से ट्रेवल करेगी, दूसरी कर्वेचर से जा रही तो वापस रिटर्न भी कर्वेचर से होगी, तो इमेज हमारे लिए यहाँ पर बनेगी। अब यहाँ से इमेज बड़ी साइज की बनने लग जाएगी, यहाँ पर सेम साइज की बनी, यहाँ पर बड़ी साइज की इमेज बनने लगेगी, बियॉन्ड द कर्वेचर बनी। फिर फोकस पर रख दिया तो अब आप देखो यहाँ पर चीजें उल्टी हो गई कि जब इनफाइनाइट पर रखा था ऑब्जेक्ट को तो फोकस पर इमेज बन रही थी, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया तो इनफाइनाइट पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर फोकस के आगे रख दिया तो ये एक लास्ट पॉइंट ऐसा बनता है जहां पर इमेज हमारे लिए क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। ये पॉइंट को हमेशा याद रखना है कि एक यही पोजीशन ऐसी है कि जहां पर बिहाइंड द इमेज बन रही है। वो पोजीशन कौन सी होगी कि अगर ऑब्जेक्ट को ये पोल और फोकस के बीच में रख दिया जाए तो एक रेस क्या कर रही है, हमेशा पैरेलल चलती है, तो यहां पर पैरेलल नहीं जा रही, यहां पर पोल पर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्टेड ऐसी होगी। दूसरा क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा ट्रेवल करेगी तो वापस उसी डायरेक्शन में रिटर्न भी आ जाएगी वो जिस डायरेक्शन में गई। तो इन दोनों को बैक साइड बढ़ाने पर, हमें डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं बैक साइड बढ़ाने पर, इस रिफ्लेक्टेड को भी हमने बढ़ाया और इसको भी बढ़ाया, तो जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां पर जनरली इमेज बनेगी, लार्जर साइज की बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की बनेगी और सीधी ही बनेगी। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं वर्चुअल है, दूसरा ये इरेक्ट है। तो इसकी पोजीशन याद रखना, बिहाइंड द मिरर बनेगी कब, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा हो। जब ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा है, पोल और फोकस के बीच में। तो ये एक पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही दो इमेज हमें कौन देता है, दो इमेज हमें मिलती है कॉन्वेक्स मिरर से। इसमें एक इनफाइनाइट पॉइंट वाला होता है, दूसरा हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दें, ठीक है। तो एक इनफाइनाइट पॉइंट्स वाला क्या, अगर इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो रेस पैरेलल चलेगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शंस क्या होगी, वो इस तरीके से बेंड हो जाएगी। लेकिन बैक साइड अगर इसको बढ़ाया जाए रिफ्लेक्टेड रेस को, तो जिस पॉइंट पर मिलेगी वो फोकस है, तो इमेज फोकस पर बनेगी बिहाइंड द मिरर। और दूसरे केस में हमने बोल दिया कहीं पर भी रख दो, बिटवीन द इंफिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट को, हमेशा ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, दोनों ही केस में। यही कारण है कि इसको हम रियर व्यू में यूज करते हैं, बड़े बड़े एरिया को बैक साइड में, जैसे साइड ग्लास में हम देखते हैं, पीछे ट्रक का एग्जाम्पल दिया, बस का एग्जाम्पल ले लो, बड़ा बड़ा आइटम्स हमें छोटा सा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये उसके दो पॉइंट्स बनते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाता है। ऐसे ही लेंस की बात करते हैं, तो अब देखो लेंस में मैंने अभी ऊपर वेरिएशन आपको बताया था, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस एक जैसे इमेजेस देते हैं, 6 इमेज देते हैं, मतलब ठीक है, एक जैसी से मतलब 6 इमेज दोनों देते हैं, दोनों ही रियल और इन्वर्टेड देते हैं, दोनों में ही एक आखिरी इमेज ऐसी बनती है जो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ होता है क्या है, लेंस में चीजें समझो, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा लेंस में। जैसे मैंने मिरर में समझाया था वैसे ही लेंस में, ये लेंस है, इसमें जनरली ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, यानी जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो वही रूल है हमारे लिए कि अगर पैरेलल आई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बिहाइंड द लेंस फोकस से ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब यहां पर होता है क्या है, दो फोकस होते हैं, देखो समझो इस चीज को भी, एक हमने कहा f1 तो दूसरा हम करेंगे 2f1, आपको समझ में आ रहा है, ये एक्चुअल में हमारे लिए c है, ये फोकस है, तो हम बोलते हैं कि अगर फोकस और ये c को हम r से रिप्रेजेंट करते थे, तो हमने बोला डबल ऑफ फोकल लेंथ कर दो तो c बनेगा, तो हमने वही कर दिया, यहाँ पर 2f1 कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर हमने कहा क्या, f2, तो यहां पर आ जाएगा आगे वाला पॉइंट 2f2, ये ध्यान रखना, दोनों ही f1 इस साइड में, f2 इस साइड में, ठीक है। कंफ्यूजन ये होता है, बच्चे यहाँ यूं कर देते हैं कि इधर f1 कर दिया इधर f2 कर दिया, ऐसा नहीं, दोनों ही f1 2f1, इधर f2 कर रहे हैं तो इधर 2f2, दोनों ही एक तरफ रहेंगे, ठीक है। तो पहला रूल क्लियर है, पैरेलल आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली जाएगी। ऐसे ही दूसरा रूल क्या है कि अगर
फोकस से ट्रेवल कर रही, कहां से? फोकस से। ये फोकस से ट्रेवल कर रही, इस पॉइंट से ट्रेवल कर रही फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये दो रूल तो एक दूसरे के अपोजिट है ही, ठीक है। थर्ड रूल क्या है कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से ट्रेवल करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो उधर से ही चली, है ना। यहाँ कर्वेचर नहीं बोलते हो, ऑप्टिकल सेंटर ले लिया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। F1 F2 क्या होते हैं ये सब समझ में आना चाहिए, 2F1 क्या होता है ये समझ में आना चाहिए, तो ही हमें चीजें क्लियर होगी। तो देखो सारी चीजें हमारे लिए बड़ी सिंपल सी है, क्या कि ये भी 6 इमेज दे रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पहला हमने इनफाइनाइट पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो सारी रेस पैरेलल ट्रेवल करेगी, तो पैरेलल आने वाली आफ्टर द रिफ्लेक्शन बिहाइंड द लेंस जा रही है ना, तो जहां पर मिलेगी वहां पर इमेज देगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, बड़ी छोटी साइज की होगी, और कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी। फिर हम और पास में लिया है, ये इनफाइनाइट पर रखा था, अब इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में लेकर आ गए ऑब्जेक्ट को। पैरेलल गई एक रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गई तो वापस ऑप्टिकल सेंटर, तो ये कहां पर बनेगी इमेज? यहाँ पर बनेगी हमारे लिए 2F2 और F2 के बीच में बनेगी। फिर ऑब्जेक्ट को हमने 2F1 पर रख दिया, पैरेलल गई, फोकस से ट्रेवल कर रहा, ऑप्टिकल सेंटर से ट्रेवल कर रहा, रेज हमें शायद याद रखना है, इसमें सारी रेज यही जा रही है, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं, सभी रेज ऑप्टिकल सेंटर, सभी रेज पैरेलल, ठीक है। तो ये चीज जानना है। तो A2F1 पर ऑब्जेक्ट को रखा था, तो इमेज भी हमारे लिए 2F2 पर बन रही है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और पास लाए, इमेज और दूर हो गई यहाँ पर। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं रियल और इन्वर्टेड की हमारे लिए 6 इमेजेस बन रही है, 5 इमेजेस बन रही है। एक वेरिएशन क्या आता है यहाँ पर भी, वो आता है कि जब हम F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दें तो ये सेम साइड ही इमेज भी देगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कैसी रहेगी हमारे लिए? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। बाकी दोनों ही हमारे लिए, जब अगर हम कॉन्केव लेंस की बात कर दें तो ये हमारे लिए इन्फिनिट पर रखेंगे तो वर्चुअल इरेक्ट देगा, ये भी वर्चुअल इरेक्ट देगा, ये फोकस पर देगा, इसके बीच में कहीं पर भी रख दें तो भी ये वर्चुअल और इरेक्ट देगा। इसके दोनों हमारे लिए बिहाइंड द मिरर सेम साइड ऑफ द लेंस बनती है जनरली इमेज। कि देखो ये कॉन्वेक्स, इसका एक क्वेश्चन भी आया था ना अभी अपनों ने ऊपर सॉल्व करा था, तो मैंने लेंस बनाया था और इमेज भी इसी डायरेक्शन में बन रही है कि पैरेलल आई आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ऐसे चली गई, इधर से पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चले गए, तो बैक साइड हमने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करा, तो ये फोकस से जाकर इमेज बनाएगी, ठीक है। इधर भी हमारे लिए बैक साइड ही हमारे लिए इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बैक साइड ही बन रही है। तो ये बैक साइड नहीं बन रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में बन रही है ना, इन फ्रंट ऑफ द लेंस ही बन रही है इमेज, ये ध्यान रखना है ना। ये थोड़ा सा बोलने करने में लिखने करने में गलती ना हो जाए, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्ट मैं आपको इन शॉर्ट समराइज कर दूं कि कॉन्केव मिरर है ना, हालांकि ऊपर मैंने ये लिखा था कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। केवल एक लास्ट पोजीशन वाली इमेज जो होती है, जो कि हम मिरर के केस में बोलते हैं फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, और इसके लेंस के बीच में हम बोलते हैं कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। तो वो जो इमेज है वो इमेज हमारे लिए कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ठीक है। बाकी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस में दोनों में दो इमेज बनती है और वो दोनों ही वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कसम खा रखी है, तो कोई भी कुछ भी कर लेगा, दुनिया का बेस्ट टीचर भी आकर पढ़ा देगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बस ये है कि हम कोशिश कर ले, थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है, अगर हमने थोड़ा सा कर लिया तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, और उस चीज के लिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो आप मुझे बताओ, मैं यहाँ पर इसी चीज के लिए बोल रहा हूँ कि मैं यहीं पर हूँ। आप लोग मुझे जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उस चीज के लिए मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियोस बना कर दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा उस चीज के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे अगर आपको सारे नोट्स चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में आप पीडीएफ निकालना चाहते हैं, या लाइव सपोर्ट चाहते हैं कि सर आप हमको लाइव सपोर्ट दे दो, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है। आप वहां से एक मात्र 99 रुपीज का एक चार्जेस वाला एक हमारे लिए
क्या है, पैकेज है जिसमें कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट पूरा मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर्स का, प्लस साथ में आपको फ्री ऑफ ऑनलाइन 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें, आपकी एग्जाम तक के लिए नॉमिनल चार्जेस है, वो केवल एक मेंटेनेंस चार्जेस है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इन द एंड अगेन आई से कि पढ़ो दिल से, समझो स्माइल से, पढ़ो इतना क्लियर कि डाउट हो डिसअपियर, क्लियर कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंट माइंड्स फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी विथ जहीन सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।